अगला अगला पॉइंट ऐसा है जो मैंने कम से कम देखा नहीं कि किसी ने इस पर, किसी भी राजनीतिक दल ने इतना साहस दिखाया हो और इतनी स्पष्टता से इस बात को रखा हो। लोग जो है शायद राजनीति में डर जाते हैं कि इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो उनकी राजनीति पे खतरा आएगा, लेकिन आप लोगों ने लिखा है तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपना पॉइंट रखें कि आरक्षण, SC/ST एक्ट पर पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने भी और जनता के सामने भी। अंकुर जी, आप रखना चाहेंगे? मुझे पता है आप व्यस्त हैं और आपने बोला था कि फर्स्ट पॉइंट आप रखेंगे, या फिर आप, आपके टाइम की अवेलेबिलिटी, आप म्यूट हैं शायद। नहीं, अनम्यूट में हो गया। जी जी बिल्कुल। अभी कुछ आज ही हमारी आधिकारिक घोषणा भी हुई है कैंडिडेचर की, और उसके बाद लगातार प्रोग्राम्स जो थे वो, ये मैं जनता को बता दूं कि अंकुर जी की आधिकारिक घोषणा आज हुई है। अंकुर जी को बधाई कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अंकुर जी एक बार जनता को और बता दीजिए, सीट के बारे में बता दीजिए। जनता स्वयं चाहती है कि आपके चुनाव में वो भागीदारी करे, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जम्मू लोकसभा से आज हमने अपने कैंडिडेचर की फॉर्मल डिक्लेरेशन कर दी। मैं जम्मू कश्मीर की जम्मू लोकसभा से स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। आज इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पे हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके कर दी। साथ ही साथ उधमपुर कंस्टिट्यूएंसी, जो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी है जम्मू कश्मीर की और इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से भी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे मनोज पाधा, उनको हमने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया। उनकी भी आज घोषणा हो गई है। और जो जम्मू लोकसभा है, यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होगी। लास्ट डेट 4 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल को हमने तय किया है कि अपना नॉमिनेशन यहाँ से फाइल करेंगे। 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को जम्मू लोकसभा के लिए वोटिंग होगी, वोट पड़ेंगे। तो मैं निवेदन यही करूंगा, जितने भी कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं, जो लोग एकम सनातन भारत दल में विश्वास रखते हैं, कि इन चुनावों में मदद करने के लिए वो जम्मू पहुंचे। बांसुरी सिंबल हमें अलॉट किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने एक कॉमन सिंबल अलॉट किया है। और साथ ही साथ अब आने वाले 1-2 दिन में बहुत सारे जो और हमारे कैंडिडेट्स हैं, तमाम पूरे भारतवर्ष से, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया या अपना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह से अब लिस्ट जो है वो निकलना शुरू होंगी। तो आज हमने अपने कैंडिडेचर से आधिकारिक घोषणा करके इस प्रक्रिया का श्री गणेश जो है वो कर दिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये आरक्षण और SC/ST वाला आप अगर आपके पास टाइम की टाइम, अपने हिसाब से आप टाइम को मैनेज करके ये वाला पोर्शन आप जरूर करें। कमल जी, आप स्क्रीन पे ले आइए जो था। तो इसके बाद मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। तो बाकी सारी टीम जो है वो मुझे लगता है कि हैंडल कर लेगी। देखिए, इस विषय को लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ भी कहने से बचती हैं, लेकिन विषय ये ऐसा है जो पूरे राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। और हमेशा हमसे सवाल भी पूछे जाते थे कि भाई इन विषयों पे आपका क्या दृष्टिकोण है, और हम हमेशा ये कहते थे कि हम इस पे अपनी बात रखेंगे, उचित समय पे रखेंगे, उचित तरीके से रखेंगे। तो इलेक्शन के समय पे ये बात रखना मुझे लगता है कि एक साहसिक कदम है, और जनता मुझे लगता है कि इसे उस दृष्टिकोण से देखेगी भी, और प्रेजुडिसेस से ऊपर उठ के, बायसेस से ऊपर उठ के, इंडिपेंडेंटली, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी व्यक्ति किस कास्ट से संबंधित है, इसे देखेगी राष्ट्रीय एकता, हिंदू कंसोलिडेशन, खासकर उस दृष्टिकोण से। तो देखिए, पहले पॉइंट में ही मैं आपको पढ़ दूं कि स्वतंत्रता के बाद से अभी तक आरक्षण का लाभ आरक्षित जातियों के निचले तबके तक कितना पहुंचा है, इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम रिजर्वेशन के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हैं, उस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो फायदा है वो निचले से निचले तबके तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी टीम, कोई भी ऐसी कमेटी गठित नहीं की गई जिसने ऑनेस्टली या एक कैटेगोरिक तरीके से इस बात के बारे में जानकारी दी हो देश को कि भाई इस प्रक्रिया का लाभ नीचे तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, कितने लोगों तक पहुंचा है, क्या हिसाब किताब है, तो फिर इस विषय पे आगे निर्णय लिया जाए। तो सबसे पहले इस समिति का गठन किया जाएगा जो केवल और केवल ये देखेगी कि निचले तबके को कितना लाभ पहुंचा है, उस पर सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी।
अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह के अनुसार 58 जातियों और 14 जनजातियों में मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वहीं वर्तमान मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री रामदास अठावले के अनुसार 80% मुस्लिम ओबीसी में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। SC ST तथा ओबीसी में आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिम और ईसाई को तत्काल आरक्षण से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, इक्वालिटी बिफोर लॉज, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, ये सब चीजें हों, और इस पे जब आप डिबेट्स पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ें, तो उसमें एक फंडामेंटल चीज ये आती है कि चूंकि जाति प्रथा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं पाई जाती, इसीलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन अंडर दिस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट उनको नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स से शुरू हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के विवरण जो है वो पढ़ लेंगे, तो देन यू विल कम टू दिस कंक्लूजन। तो जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक जातीय व्यवस्था नहीं है बाय देयर ओन एडमिशन, जो ये कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर इन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट देने की बात नहीं कहता है, तो क्यों मुसलमान और ईसाई इस रिजर्वेशन के सिस्टम में रहे? और फिर ओबीसी कैटेगरी में ये मंत्री साहब का बयान सामने है, 80% जो पॉपुलेशन है मुसलमान, 80% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज इन ओबीसी रिजर्वेशन आर मुस्लिम्स। तो इसे बिल्कुल तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाएगा, वीड आउट किया जाएगा। जो गलत लोगों को लाभ मिल रहा है, मुसलमान और ईसाई, उनको इस नेट से बाहर निकाला जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति में मुस्लिम ईसाई आरक्षण का रास्ता ढूंढने के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाए गए डॉक्टर बालाकृष्णन कमेटी को तत्काल रद्द किया जाएगा। SC ST एक्ट में कैसे मुसलमानों और क्रिश्चियंस को शामिल कर लिया जाए, ओबीसी में तो है ही, SC और ST में भी कैसे शामिल कर दिया जाए, इस सरकार ने डॉक्टर बालाकृष्णन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस मानने की बात तो छोड़िए, इस कमेटी को ही तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। SC ST तथा ओबीसी वर्ग के 1ली से 12वीं कक्षा तक लगातार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जो कहते हैं ना कि रिजर्वेशन को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो 1ली से 12वीं कक्षा तक की आपकी जो पढ़ाई है वो किसी सरकारी स्कूल से हुई होनी चाहिए। पढ़ेंगे आप प्राइवेट बढ़िया स्कूल में, फिनेंशियली वेल ऑफ होंगे, फिर कहेंगे कि हमें रिजर्वेशन मिले। तो SC ST और OBC वर्ग के वो लोग जो केवल 1ली से 12वीं तक सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके पास होके आगे आए हैं, केवल उन्हीं को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर पे इस पॉइंट में लिखा है। और ये एक रेवोल्यूशनरी चीज भी होगी, और ये रेवोल्यूशनरी चीज इसलिए भी होगी कि SC ST और OBC समाज के वो लोग जिन्हें आज तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, वो इस प्रोविजन के माध्यम से रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएंगे। और वो लोग SC ST OBC कम्युनिटी के जिनके घर में अब 3-3 पीढ़ियां IAS अधिकारियों की हो गई, IPS अधिकारियों की हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट PSC के अधिकारियों की हो गई, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वो ऑटोमेटिकली इस रिजर्वेशन नेट से फिर बाहर निकलेंगे और फिर जो मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं उन्हें मिलेगा। 5वां पॉइंट हमने इसमें रखा है कि किसी भी परिवार के पास 1000 वर्ग फुट से बड़ा आवासीय फ्लैट अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज तथा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से बड़ा आवासीय भूखंड हो, तो अभी उसे केंद्र सरकार के तहत EW आरक्षण में, EW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण है उसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और बहुत सारे गरीब परिवार बस इन डिस्क्वालिफिकेशंस के कारण EWS का आरक्षण पाने से चूक जाते हैं, जबकि उनकी परिस्थिति जो होती है वो बहुत गंभीर होती है, गरीबी होती है। पुरानी कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई छोटा फ्लैट बन गया, 1000 स्क्वायर फीट आप बना सकते हैं। तो इन अव्यावहारिक और अनुचित शर्तों को हटाया जाए। EWS में केवल एक ही क्राइटेरिया कि इस इनकम स्लैब से नीचे अगर आप हैं
तो आपको ईडब्ल्यूएस मिला जाएगा। बाकी की ये सब सारी जो चीजें हैं कि घर ऐसा हुआ, प्लॉट ऐसा हुआ, म्यूनिसिपैलिटी में इतना हुआ, ये सब कंडीशंस को खत्म कर दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर, मतलब सिंपल इकोनॉमिकली वीकर, इतनी सालाना आय कम, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ गए। फिर विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित सीट की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। एमपी इलेक्शंस में, एमएलए इलेक्शंस में रिजर्वेशन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि दलितों के साथ इस आरक्षण के नाम पे बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। जो सीट्स आरक्षित रहती हैं, दलित कैंडिडेट को केवल वहीं से खड़ा किया जा सकता है या किया जाता है। जनरल सीट, ओपन सीट, मान लीजिए कोई सीट आरक्षित नहीं है लेकिन दलितों की संख्या अधिक है, या मान लीजिए दलितों में से कोई बहुत प्रखर बुद्धि का और बहुत लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति लीडर बन के उभरता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज किसी दलित व्यक्ति को ओपन सीट से टिकट नहीं देती, वो उसे वहीं से टिकट देती है जहां पे सीट आरक्षित हो। और इससे जो है वो दलित समाज के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है और एक कोकून सा बन जाता है जिसमें वो ऑपरेट करते हैं। तो इस समस्या को खत्म किया जाएगा और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होगा कि दलित समाज के लोग भी फिर 545 की 545 सीटों से खड़े हो सकते हैं एज कैंडिडेट्स। प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। इस पे एकम सनातन भारत दल का सीधा मत है कि प्रमोशन में किसी भी तरीके का कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो सर्विस रूल्स रहते हैं उसमें मेरिट के अलावा, सीनियरिटी के अलावा तीसरा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिसके आधार पे प्रमोशन मिले। एंट्री स्टेज तक बात समझ आती है, लेकिन एंट्री स्टेज पे जब आप बराबरी पे पहुंच गए सबके साथ और आपका भी आर्थिक स्टेटस तकरीबन सेम हो गया आपके दूसरे पीयर्स की तरह, तो फिर मुझे और पार्टी को ये नहीं लगता कि इस व्यवस्था को आगे चलाना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू के कारण ये इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन अब ये बहुत विकट और बड़ी समस्या बन के उभर रही है। देश अंदर से खोखला हो गया है इस तरीके के नीति निर्देशों के कारण। आठवां और सबसे मुख्य जो पॉइंट है, आज SC/ST एक्ट की बड़ी चर्चा होती है, इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और कानून इतना कड़ा है कि एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में एक जजमेंट दी थी, जिसे मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के जरिए टर्न डाउन कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हटा दिया और नई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके पुनः ये कह दिया कि जिस पे आरोप मात्र भी लगेगा SC/ST एक्ट के तहत, उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे बेल नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो हमने कहा कि हम इस तरीके के बदलाव करेंगे कानून में कि एक तो गिरफ्तारी पे रोक लग जाए, जैसे 498A के मामलों में जिसमें बहुत एब्यूज होता था, झूठी कंप्लेंट्स और झूठे पर्चे लगा के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, वैसे ही ऑटोमेटिक अरेस्ट इस एक्ट में भी नहीं होगी। गलत आरोप पाए जाने पर आरोप लगाने वाले पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार केस में अदालत का अंतिम निर्णय आने के उपरांत ही पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। तो एक तो देखिए, IPC इंडियन पिनल कोड है और कानून है, जिन कानूनों के माध्यम से आप, अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आप न्याय पा सकते हैं, कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। ये एक स्पेशल कानून है। स्पेशल कानून में शक्तियां पुलिस को भी और कंप्लेनेंट को भी इतनी असीम दी गई हैं कि एक अनार्की वाला सिस्टम प्रिवेल करता है, अनार्की सी फैल जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उपयोग करता है तो वो पूरी जिम्मेवारी से करे, इसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। झूठे आरोप ना लगाए, इसके लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। वो अकाउंटेबल हो जो वो आरोप लगाते हैं, इसके लिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर झूठा आरोप पाया गया तो फिर जुर्माने का प्रावधान इस कानून में किया जाएगा। और इसमें कॉम्पनसेशन पे करने वाले जो प्रोविजंस हैं SC/ST एक्ट में, वो इनिशियल स्टेज पे नहीं कॉम्पनसेशन रिलीज कर ली जाएगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बेट रहती है कि अगर किसी को कॉम्पनसेशन चाहिए, झूठा आरोप लगा दो किसी पे जिससे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा है, उसकी जिंदगी खराब, और आप
पैसे भी ले लोगे सरकार से इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, बाद में चाहे वो झूठा पाया जाए आरोप, तो फिर कुछ उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए SC/ST एक्ट के तहत जो पीड़ित होगा, मुकदमा चलने के बाद, मुकदमा खत्म होने के बाद, जिस पे आरोप लगाया, आरोप सिद्ध हो जाने के बाद, हाईएस्ट लेवल तक जहां तक ट्रायल चलता है, उसके बाद ही मुआवजा दिया जाएगा। उससे पहले मुआवजे का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंकुर जी। तो अंकुर जी के पास समय का थोड़ा अभाव है और भी जर्नलिस्ट हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और यदि आप अनुमति दें तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए और डिटेल में पूरा मैनिफेस्टो आप शेयर कीजिए पब्लिक के साथ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जैसा कि अंकुर जी ने कहा, इसमें आपको 3-4 बड़े क्रांतिकारी, एक तो 1ली से 12वीं कक्षा तक लगातार जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वही SC/ST और OBC का आरक्षण का लाभार्थी होगा। DPS में पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा, उदित राज का उदाहरण लीजिए, वो IRS, पत्नी IAS, बच्चा उसमें गए। फिर अभी एक वो जो एक दलित नाम की जो एक लड़की आई थी, जिनका जो UPSC में आई थी, कमल जी क्या नाम है, वो उनके मतलब पूरा फैमिली IAS है और आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पढ़ोगे DPS में और कहोगे हम शोषित हैं, हमको मेरा शोषण हुआ है। DPS में शोषित लोग पढ़ सकते हैं क्या? सरकारी स्कूल, और इसके कारण सरकारी स्कूल को बेहतर बनाया जा सकेगा। आज सरकारी स्कूल को रद्दी किया जा रहा है और पूरे सिस्टम को सिर्फ सर्विस सेक्टर बना के रख दिया कि हमारे यहाँ के लोग आरक्षित वर्ग से जाएं और रिसर्च आदि अमेरिका करें, हम लोगों के नौकर बन के काम करें। तो एक बहुत बड़ा ये, और दूसरा कि इलेक्शंस में पूरा प्रावधान ही खत्म हो कि आरक्षित वर्ग से रामविलास पासवान बड़े नेता बने, उनकी फैमिली आज भी आरक्षित सीट से लड़ रही है। किसी और को क्यों नहीं लड़ना चाहिए उस पर? किस लिए नहीं लड़ना चाहिए? आप कितनी पीढ़ी तक भाई, भतीजा, बेटा कब तक लड़ाते रहोगे? कोई दूसरा दलित नहीं है क्या इस समाज में? तो ये व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा। फिर आप रामविलास पासवान समाज के साथ आप उस स्तर पे आ चुके हैं। अब आपकी फैमिली आम चुनाव लड़े और दलितों को भी जो मजबूत है उनको हर सीट पे मिले, उनको दबा के शोषित बनाकर ये जो काम हो रहा है वो बंद हो। प्रमोशन में जैसा कि अंकुर जी ने कहा, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। इनिशियल आप आ चुके जॉब में, अब आप अपनी सीनियरिटी से, अपनी काबिलियत से, योग्यता से आप आगे बढ़िए। यहां भी आरक्षण चाहिए। पूरे जीवन एक पूरी तरह से अपाहिज बनाने का एक व्यवस्था किया गया है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा। ये अगर SC/ST OBC वर्ग देखे ओरिजिनली तो ये उनकी आत्मा की जागृति का घोषणा पत्र है, उनको अपाहिज बनाने से मुक्ति का ये घोषणा पत्र है। और ये हिंदू समाज अगर देखे तो हिंदू समाज में, जातियों में हिंदू समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र है उसको खत्म करने का ये घोषणा पत्र है। इसमें समानता है, पूरे हिंदू समाज के साथ समानता का बर्ताव है। और बिना जांच के जो SC/ST में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि क्या करते हैं ये लोग, आरोप लगाते हैं और उसमें मुआवजा सरकार से लेके और बाद में दोनों पक्ष समझौता कर लेते हैं, उससे भी मुआवजा ले लेते हैं, सरकार से भी लेते हैं, वो पूरी व्यवस्था खत्म होगी। किसी की ऐसी गिरफ्तारी, ये अमानवीय है कि कोई आरोप लगाए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझ पे अभी किसी ने आरोप लगाया, FIR मेरे ऊपर अभी करवाया, मैं गया थाने, मैंने अपने पक्ष रखे, उन्होंने पक्ष सुने, पर कोई आरोप लगाया और मुझे उठा लिया जाए, ये तो मतलब अनर्थ है। इसलिए बिना जांच के किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये साफ साफ इसमें है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग 80% तक हो रहा है। ये कोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। और इसीलिए गलत आरोप होने पर जब जुर्माने का प्रावधान होगा तो जाकर भय बनेगा। और पूरे फेयर ट्रायल जब सुप्रीम कोर्ट तक हुए, जुर्माना, उनको मुआवजा लास्ट में जाकर मिलेगा अगर सही भी आरोप है तो तब तक ये जो गलत जुर्माने, गलत जो है आपको मुआवजा लेने के लिए ये जो एक पूरा नेटवर्क चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ये तक कहा कि कोई वकील अगर केस लड़ रहा है तो उस पर SC/ST लगा दिया जाता है, कोई गवाह यदि खड़ा हो रहा है उस पर लगा दिया जाता है। इससे ये सब चीजें बंद होगी समाज में, और हिंदू समाज में समानता का भाव आएगा, जो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये जो औपनिवेशिक लॉ को बहाल करके हिंदू समाज को तोड़ के मजहबी समाज को मजबूत बनाने का ये जो पॉलिटिकल षड्यंत्र जो कांग्रेस से लेकर भाजपा तक ने रचा है, वो पॉलिटिकल षड्यंत्र समाप्त होगा। ये एक बड़ा बिंदु है और हम लोगों से पूछा जा रहा था, उसको हम लोगों ने स्पष्ट किया है। जी कमल जी। धन्यवाद संदीप जी।
और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर इन बातों को इस तरह से इतनी संवेदनशीलता के साथ, इतने साहस के साथ और इतनी स्पष्टता के साथ आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं रखा होगा। सब लोग अपनी कैलकुलेशंस में लग जाते हैं कि इससे मुझे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, और राष्ट्र और धर्म के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और मुझे मालूम है किस तरह से महीनों से यही चीज चली जा रही थी। ट्विटर पे जो भी होता था हर जगह ये पूछा जाता था कि आपकी इस पर क्या नीति है, इस पर क्या नीति है। तो एकम सनातन भारत दल की रिजर्वेशन पर ये नीति है और ये इससे ज्यादा स्पष्ट तो हो नहीं सकता। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है। ये पूरे हिंदू समाज को, जैसा संदीप जी ने कहा, ये पूरे हिंदू समाज को जोड़ने की नीति है।